अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और लाया हूँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशंस से क्या मुराद है, डायमेंशंस के फ़ायदे क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। याद रहे कि अगर आपको एक फार्मूला दिया जाता है, मिसाल के तौर पर F = ma, तकरीबन 200-250 साल तो हो गए इस फार्मूले को, और अगर आज आपको ये पता लगे कि ये तो फार्मूला ही गलत था, तो अब आप क्या करेंगे? आपकी तो वो 2-2.5 साल की जितनी भी मेहनत हो गई वो सब की सब बर्बाद हो गई, है ना। तो असल में डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जो आपको बताता है कि ये फार्मूला सही है या गलत। एक इस्तेमाल इसका ये हो गया, यानी ये करेक्टनेस ऑफ फार्मूले को चेक करता है। दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज होमोजीनिटी प्रिंसिपल। याद रहे इस प्रिंसिपल को, यानी जब हम एक फार्मूला लिखते हैं और उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या मतलब है मैं अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक तो करेक्टनेस ऑफ फार्मूले को चेक किया जाता है इस तरीके से, और दूसरा फार्मूले को बनाया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूनिट्स के सिंबल्स लिखे जाते हैं। डायमेंशंस में मैं पहले बात कर लेता हूँ डायमेंशंस की। तो ओके, मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए या डायमेंशंस बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 डायमेंशंस याद रखनी है और बस और कुछ नहीं करना, और जिसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है उसका फार्मूला आता हो, तब आप डायमेंशंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। वो कौन सी 3 डायमेंशंस हैं जो आपने सिर्फ 3 डायमेंशंस हैं जो आपने याद रखनी है? उनमें एक है मैस, इसकी डायमेंशंस याद रखनी है। याद रहे मैस की डायमेंशंस कैपिटल M होती हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना ना भूलिएगा, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। एक मैस की डायमेंशंस हो गई, एक लेंथ की डायमेंशंस भी होती हैं। लेंथ की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल L से। अगेन बताऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना ना भूलिएगा, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। लेंथ हो गया। और तीसरी और आखिरी डायमेंशन जो आपने याद रखनी है वो है टाइम की डायमेंशन, और इसका सिंबल कैपिटल T है। अगेन बताऊंगा कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाना हरगिज़ नहीं भूलना। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 डायमेंशंस हैं जो आपने याद रखनी है, बस। और आपका जो डायमेंशन का जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो ये डायमेंशंस आपने याद रखनी है, और अब आपको फार्मूला आना चाहिए जिसकी आप डायमेंशंस फाइंड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि वेलोसिटी की डायमेंशंस फाइंड की जाए। तो वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए मुझे सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं ये जानता हूं कि S = VT, यही फार्मूला होता है ना, S = VT। देन डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय V। अरे डिस्टेंस की डायमेंशंस मैंने आपसे कहा था बस ये 3 डायमेंशंस याद रखनी है। तो डिस्टेंस की डायमेंशंस है L, जो भी लेंथ होगी। अब लेंथ डिस्टेंस भी हो सकता है, चौड़ाई भी लेंथ हो सकती है, गहराई भी, डेप्थ भी लेंथ हो सकती है, हाइट भी लेंथ हो सकती है ना। तो इन तमाम मानों में आप लेंथ को लेकर आएंगे। तो डिस्टेंस के लिए L की डायमेंशंस लिखेंगे, यानी कैपिटल L, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना ना भूलिएगा, और नीचे लिखेंगे आप टाइम की डायमेंशंस। ये है टाइम और टाइम की डायमेंशंस है कैपिटल T। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशंस आ जाएंगी, और वेलोसिटी की डायमेंशंस होंगी L_T-1। ऐसे ही है ना, देखो ना, T यहाँ पर आपके पास +1 था,
तो इसको जब आप ऊपर लेकर गए तो इसकी पावर माइनस में आ गई, LT -1, है ना। तो इस तरह से आपने वेलोसिटी की जो डायमेंशंस हैं वो आपने फाइंड कर ली। अब आप चाहते हैं कि मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशंस फाइंड करूं, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं, लेकिन याद रहे एक्सेलरेशन की डायमेंशंस फाइंड करने के लिए आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। ये 3 डायमेंशंस तो आप याद ही कर लेंगे, बस अब फार्मूला अगर है तो डायमेंशंस फाइंड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन के लिए मैं जानता हूं एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी के लिए अगर वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, यूनिट्स तो वही रहेंगे, और यूनिट्स वेलोसिटी के क्या है, ये डायमेंशंस वेलोसिटी के क्या है, LT -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस लिखेंगे आप LT -1, और टाइम की डायमेंशंस लिखेंगे। टाइम की डायमेंशंस होती हैं कैपिटल T। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना ना भूलिएगा, मैं एक से ज़ायद मर्तबा आपको बता चुका हूँ। ओके, L वैसे ही लिखेंगे। T अब आपको पता है यहाँ पर +1 है तो ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस भी आ गई आपके पास। अब आप ये चाहते हैं कि ये तो आसान हो गया, चलें अब हम एक फोर्स की डायमेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो ठीक है, फोर्स की डायमेंशन फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको ये 3 डायमेंशंस और फोर्स का फार्मूला पता हो। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F = ma, है ना, F = ma। तो m की जगह m का डायमेंशंस लिखेंगे। m की डायमेंशंस हैं कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M है। और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशंस हैं वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, जो कि है LT -2, ठीक है। तो अगर मैं F की डायमेंशंस को लिखूं तो ये बन रही हैं MLT -2। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना ना भूलिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो F = MLT -2, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ये एक्सेलरेशन कॉपी ना करना पड़े तो आप एक्सेलरेशन की जगह अगेन वो फार्मूला लगाएंगे और एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे, फिर वहीं वापस आ जाएंगे। तो बहरहाल आप को चलें एक और क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये आपको यहाँ समझ आ जाएगा। वर्क फर्ज कीजिए, ज़रा सा नीचे चले चलते हैं, चलें नीचे चले चलते हैं, अच्छी बात है। ओके, वर्क बराबर होता है FD के, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्क बराबर है FD के, ठीक है। मैं 2 बातें आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, F की डायमेंशंस लिखेंगे। F की जगह F की डायमेंशंस अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो MLT -2 है, तो आप F की जगह F की डायमेंशंस यहाँ पर लिखें MLT -2, और D की जगह D की डायमेंशंस लिखें जो कि डिस्टेंस है ना, D से मुराद डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए कौन सी डायमेंशंस इस्तेमाल होगी यहाँ पर, इन 3 में से लेंथ है ना डिस्टेंस, तो L इस्तेमाल होगी, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर L लिख देते हैं। अब आपके पास डायमेंशंस क्या बनी है, आपके पास डायमेंशंस बनी है ML2T -2, ठीक है, ये डायमेंशंस बनी है। लेकिन कब बनी है ये, जब आपने फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशन लिख दी। फर्ज करें आपको फोर्स की डायमेंशन नहीं आती तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको डायमेंशंस नहीं आती तो ठीक है, आपको फार्मूला ज़रूर आता हो। तो F किसके बराबर होता है, MA के बराबर होता है ना, तो D वैसे ही लिख दीजिए। ओके, अब आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशंस भी नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया अगर आपको डायमेंशंस नहीं आती तो आपको फार्मूला आता हो। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, है ना। ओके, अब आपको वेलोसिटी की डायमेंशन भी नहीं आती तब भी कोई बात नहीं। वेलोसिटी की जो यूनिट्स होते हैं, फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो S = VT, आपको फार्मूला आना चाहिए वेलोसिटी के लिए, डिस्टेंस ओवर T = V। ओके, आप लिखें डिस्टेंस ओवर, यहाँ एक T ऑलरेडी है, ये T भी जब आ जाएगा
तो क्या बनेगा टी स्क्वायर और डी। ओके, देखो अब आपको वो 3 डायमेंशंस ही काम करेगी। मैस की डायमेंशन कैपिटल एम, ओके, डिस्टेंस की डायमेंशंस एल, एस से मुराद क्या है, डिस्टेंस है। इस डी से क्या मुराद है, ये भी डिस्टेंस है, एल। अच्छा, टाइम की डायमेंशंस क्या है नीचे अगर देखें तो कैपिटल टी, और चूंकि इसका स्केयर है स्केयर लिख लो, ओके। अब जब आप इन्हें हल करते हैं तो एम एल और एल एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी यहाँ पर +2 है, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और देख लीजिए, आप देख लीजिए कि वर्क की डायमेंशन सेम आई है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पिछली कोई डायमेंशंस याद हैं तो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायमेंशंस याद नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको फार्मूला आना चाहिए ताकि आप जो है वो डायमेंशंस फाइंड कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डायमेंशंस सेम आई हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये सिर्फ 3 स्टेप्स में आपका मसला हल हो गया, जबकि यहाँ पर आपको इन 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में आना पड़ा। तो लेकिन ये कि अगर आपको याद नहीं है डायमेंशंस, डेफिनेटली आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा। बहरहाल बेसिकली ये 3 जो है वो आपने डायमेंशंस याद रखनी है, और फिर आपको सिर्फ फार्मूला आता हो तो आप हर तरह की डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डायमेंशंस के यूजेस पर। डायमेंशन के यूजेस क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन के यूजेस में पहला है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या मतलब? मतलब ये कि करेक्टनेस ऑफ फार्मूले को चेक करती है। मैं लिख लेता हूं एफ, कोई आसान सा लिखते हैं, ओके, मैं लिखता हूं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ठीक है, या ठीक है वही लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू एम ए। दोनों प्रूव कर लेते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल से क्या मुराद है, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला से क्या मुराद है, ये इन 2 क्वेश्चंस में आपको समझ आ जाएगा। तो ओके, मैं डायमेंशंस लिखता हूँ। फाइनल वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी फाइनल हो, इनिशियल हो, एवरेज वेलोसिटी हो, यूनिट्स तो वही रहेंगे, है ना। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है, मैंने डायमेंशंस लिखनी है यहाँ पर। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस के लिए मैं ऊपर चला जाता हूँ, जो कि मैंने अभी अभी सीखा है, ये मैं ज़रा सा भूल जाता हूँ। ये रही वेलोसिटी की डायमेंशंस, ये रही वेलोसिटी की डायमेंशंस। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या हैं? LT-1, है ना, LT-1। ओके, तो मैं LT-1 लिख देता हूँ, LT-1। ये फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होगी? अरे फाइनल हो, इनिशियल हो, यूनिट्स वही रहते हैं, डायमेंशंस वही रहेंगी। प्लस का साइन लगाता हूं। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या हैं? LT-2। याद होना चाहिए, बट परेशान ना हो आप, आपको कर करके ये बार बार प्रैक्टिस कर कर आपको याद हो जाएगा। ये देखो LT-2, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या है? LT-2। और चूंकि एक्सेलरेशन और टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इनके डायमेंशंस भी मल्टीप्लाई होंगी। टाइम की डायमेंशंस कैपिटल T होती है, और LT-1 लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिख रहा हूँ, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ LT-1, ये डायमेंशंस लिखती हैं। और अगर मैं इसको हल करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो +1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा LT-1, बिकॉज मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस करेंगे और इनके यूनिट्स लिख देंगे। ओके, सॉरी, डायमेंशंस लिख देंगे। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें LT-1, और अगर आप इधर देखें तो ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, LT-1, LT-1। अगर इसको कोफिशिएंट लगाऊं 1 LT-1 एंड another LT-1 is equals to 2 LT-1, है ना, LT-1।
ऐसे ही है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो मैं स्टार्ट में बताना भूल गया था कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि बेटे चलते हुए मेरी तरफ आओ, तो आप चलते हुए आ जाएंगे। जब मैं कहूँगा बेटे भागते हुए मेरी तरफ आओ, आप भागते हुए आ जाएंगे। जब मैं ये कहूँगा कि बेटे हल्के हल्के से आओ, आप हल्के हल्के से आएंगे। लेकिन जब मैं ये कहूँगा कि बेटे उड़ते हुए आओ, तब आप नहीं आ सकते। उसकी वजह ये कि आप उड़ नहीं सकते, है ना, ये आपकी लिमिट्स में शामिल नहीं है। इसी तरह से आपकी जो लिमिट्स हैं, आप उन हद तक काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लिमिट से ज़्यादा का कहा जाए तब आप हैंग हो जाएंगे, रुक जाएंगे, नहीं चलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से डायमेंशनल एनालिसिस की भी लिमिट्स हैं, वो इनसे आगे हरगिज नहीं जा सकता। तो कांस्टेंट अगर आ जाएगा, ये कांस्टेंट अगर आ जाएगा, तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस रुक जाएगा जब तक आप इसे निकालेंगे नहीं। ओके, हम इस कांस्टेंट को निकाल देते हैं। याद रहे शॉर्ट क्वेश्चन में जो बात है वो मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यानी डायमेंशनल एनालिसिस किसी किस्म की हेल्प नहीं करता, किसी किस्म की मालूमात नहीं देता अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जैसे ही हमने इसे निकाला, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूव नहीं हो गई राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये फार्मूला डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दिस इज नोन एज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसी को हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाए तो वो फार्मूला करेक्ट है। इस असूल को, इस प्रिंसिपल को हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। एक और डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए पर। एफ की डायमेंशंस होती हैं एम एल टी -2, ये डायमेंशंस हैं फोर्स की। एम की डायमेंशंस लिखता हूँ कैपिटल एम, ठीक है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस लिखता हूँ LT -2। ओके, राइट हैंड साइड को हल कर लेता हूँ MLT -2। आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन बराबर आ गई। इसका मतलब है कि न्यूटन ने जो हमें फार्मूला दिया था वो बिल्कुल सही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज मेंट बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो आपने सीखा कि डायमेंशंस आपने सिर्फ 3 ही याद करनी है, इसके अलावा आपको डायमेंशंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको फार्मूला पता हो, आप डायमेंशंस निकालते जाएंगे बड़े आराम से। फिर हमने उसकी 2 यूजेस के बारे में बात की कि एक तो ये कि ये करेक्टनेस ऑफ फार्मूला को चेक करके बता देता है आपको कि ये फार्मूला सही है या गलत। उसके लिए आप उस फार्मूले को एंटर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर उनकी डायमेंशंस को पुट करेंगे। याद रहे कि कोई रकम इधर उधर नहीं जानी चाहिए। यानी जैसे हम फार्मूले में बैलेंस करते हैं तो ये v को उठाकर उधर ले आए, a यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आकर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डायमेंशनल एनालिसिस में जो रकमें जहाँ हैं वहीं रखकर उनके अंदर डायमेंशंस पुट कर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव किया जाता है। अगर वो बराबर आ गई डायमेंशनली ये फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज वो फार्मूला गलत होगा। तो ये एक यूज तो आपको समझ आ गया। दूसरी बात जो बीच में रह गई थी वो ये कि डायमेंशनल एनालिसिस किसी कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता जिसके यूनिट्स ना हो, लिहाजा आपने उस कांस्टेंट को निकालना होता है। तो जैसे ही आप उस कांस्टेंट को निकालेंगे आपका मसला हल हो जाएगा। अब तीसरी और आखिरी बात, करेक्टनेस फार्मूला बना कर देता है। डायमेंशनल एनालिसिस आपको फार्मूला बना कर देगा। कैसे? ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला बनाएं, तो जो फार्मूला आपने बनाना है उसे एक तरफ लिखते हैं। मिसाल के तौर पर टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने बनाना है तो टाइम पीरियड को एक तरफ लिखूंगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इलामत लगाऊंगा और टाइम पीरियड जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है उन्हें दूसरी तरफ लिखूंगा। याद रहे ये सवाल में आएगा आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव कीजिए, जबकि टाइम पीरियड इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्वेश्चन के मुताबिक डिपेंड करता है लेंथ पर, डिपेंड करता है मैस पर, डिपेंड करता है ग्रेविटी पर और डिपेंड करता है थीटा पर। ओके, याद रहे कि इसमें से अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि इन चीज़ों पर डिपेंड करता है तो परेशान होने की बात नहीं है। जिन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएंगी और आपको एग्जैक्ट फार्मूला मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आपका ये ख्याल है कि जी थीटा पर तो ये डिपेंड ही नहीं करता, आपने ऐसे ही लगा दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये थीटा जो मैंने खुद से लगा दिया है ये खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस में। तो पहला स्टेप कि जिसका आपने फार्मूला ड्राइव करना है उसे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत लगाएं और जो जो चीज़ें डिपेंड करती हैं टाइम पीरियड फाइंड करने पर उनको दूसरी तरफ लिख दिया। अब जो दूसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने जो चीज़ें डिपेंड करती हैं उनके नाम लिखने हैं। मिसाल के तौर पर एल का नाम लिख दिया ए, एम का नाम लिख दिया बी, जी का नाम लिख दिया सी और थीटा का नाम लिख दिया डी। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं ना। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हो गया, हमने नाम रख दिए। तीसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या था? जो चीज़ का फार्मूला आपने बनाना है उसे एक तरफ लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन लगाएं। जो जो वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं टाइम पीरियड पर आपके ख्याल में आप उन्हें एक तरफ लिख दें। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, जो चीज़ें डिपेंड करती हैं टाइम पीरियड पर उनके नाम लिख दें। अब तीसरा स्टेप क्या है कि डायमेंशंस लिखें। टाइम की डायमेंशंस क्या होंगी? कैपिटल टी, है ना? ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की डायमेंशंस क्या होंगी? कैपिटल एल। यस, मैं वो 3 डायमेंशंस ही याद कर रहा हूं। ए। एम की डायमेंशंस क्या होंगी? कैपिटल एम, है ना? ओके। जी की डायमेंशंस क्या होंगी? जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, LT - 2 इसकी डायमेंशंस होंगी। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, बात परेशान होने की जरूरत नहीं है। थीटा की डायमेंशंस होती हैं LL-1। कैसे? थीटा की डायमेंशंस LL-1 होती हैं। कैसे? देखो, अगर मैं कहूं थीटा फाइंड कीजिए, थीटा फाइंड कीजिए, और मैं ये कहता हूं साइन थीटा फाइंड कीजिए, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही है ना? और अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो मैं इसमें से कैसे फाइंड करूंगा? इस एंगल को फाइंड करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर होना चाहिए। फर्ज करें ये 2 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 3 सेंटीमीटर है। तो देखो, परपेंडिकुलर सेंटीमीटर में हो गया, हाइपोटेन्यूज भी सेंटीमीटर में हो गया। तो सेंटीमीटर में क्या होता है? एल नहीं होता, है ना? और सेंटीमीटर में क्या होता है? एल होता है। तो इसकी डायमेंशंस क्या है? नीचे वाला, ऊपर वाला एल, और नीचे वाला एल जब ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। लो, डायमेंशंस आ गई, LL-1, है ना? और ये कैंसिल हो जाएंगी, प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो गया। तो देखो, मैंने डी को वैसे ही पुट कर दिया था, लेकिन जब डी को मैंने पुट किया था, उसको एलिमिनेट किया, वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इस तरफ टी कितने हैं जी? हमारे पास 1 है, जबकि दूसरी तरफ टी है T-2, T-2C। अच्छा, अब कंपेयर करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लेफ्ट साइड पर m कितने हैं? अरे m तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि m 0 है। तो दूसरी तरफ m कितने हैं? दूसरी तरफ है MB, बस। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर L कितने हैं? 0 हैं, यानी यहां पर कोई L नहीं है, इसका मतलब है 0 है। जबकि राइट हैंड साइड पर L है A और L है C, यानी A + C, है ना? मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम प्लस कर देंगे। ओके,
अब हम जानते हैं अगर बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाती है कि नहीं, है ना। तो टाइम पीरियड चूंकि बेसिस सेम है, पावर भी सेम हो जाएंगी। 1 इज इक्वल्स टू -2c और 0 इज इक्वल्स टू b और 0 इज इक्वल्स टू a प्लस c। 1/2 माइनस इज इक्वल्स टू c, यानी -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया, आपके पास c की वैल्यू आ गई। इस तरह से 0 है b। और अब देखो अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो a प्लस लगाऊंगा और c नहीं लिखूंगा, c की जगह -1/2 लिख दूंगा, तो मेरे पास -1/2 उधर आकर +1/2 हो जाएगा और यूं मेरे पास आ जाएंगी a की वैल्यू भी। ठीक है, तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। याद रहे जो वैल्यूज मैंने ली थी वो थी a, b, c और d। अब d उसमें से तो खुद ही खत्म हो गया था, लिहाजा मुझे उसकी डायमेंशंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। b, d की वैल्यू a, b, c के आंसर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस फार्मूले को इसके सिंबल्स के साथ अगेन लिखूंगा, यानी मैं लिख रहा हूं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, t is directly proportional to L m g। याद रहे थीटा तो खत्म हो गया था। अच्छा, L की जो पावर थी, L की पावर थी a और a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 1/2, तो मैं इसको L के ऊपर लिख दूंगा 1/2। m की पावर आई थी 0 क्योंकि m की वैल्यू थी b और g की वैल्यू आई थी -1/2। ठीक है, ये रही, g की पावर थी c और c की वैल्यू थी -1/2। ओके, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर हाफ, m की पावर 0 है। याद रहे अलजेब्रा में अगर किसी वैल्यू की पावर 0 हो जाए हम उसे 1 कंसीडर करते हैं और g को नीचे ले आते हैं ताकि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/G। चूंकि दोनों की पावर 1/2 है, मैं होल 1/2 लिख लेता हूं और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √, 1/2 का मतलब √, भी होता है, L/G आ गया। याद रहे फार्मूला हमारे पास बन चुका है, इसमें हम कांस्टेंट नहीं लगा सकते, उसकी वजह ये डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस में कांस्टेंट नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, डायमेंशनल एनालिसिस इक्वल लगाऊंगा। जाहिर है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल लगाया तो यहाँ कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं कांस्टेंट इस मेथड में नहीं लगा सकता, तो मैं सिंपल कांस्टेंट लिख दूंगा और √L/G, ये फार्मूला बन गया। अगर आपको याद हो टाइम पीरियड बराबर होता है 2π √L/G के, याद आया आपको ये फार्मूला? तो यही फार्मूला तो था असल में, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट की वैल्यू 2π है, विच कम्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। बार बार के एक्सपेरिमेंट से आपको कांस्टेंट की वैल्यू का पता लग जाएगा। ये था फार्मूला बनाने का तरीका, मैंने आपको सारी बातें बता दी डायमेंशनल एनालिसिस से। फिर भी अगर आपके जहन में कोई बात हो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई वीडियो, कोई लेक्चर, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।